नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें और सुझाव भी दें, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती होंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म पर उन खबरों के बारे में बात की जाए जो ज़्यादातर कन्वेंशनल और लेगेसी मीडिया से दूर रहती हैं। एक ऐसा पहलू आपके सामने लेकर आऊं जो ज़्यादा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपको नहीं मिलता। अब बात करते हैं राहुल गांधी के एक लेख की। कल राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था और जो सभी अखबारों में आया था, उसकी हेडलाइन थी अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 3-4 जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जिनका जो एकाधिकार है, मोनोपोली की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने इनको कंपेयर किया ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज बीजेपी ने उसी पर रिएक्ट किया है। पहले पैराग्राफ में यह है कि इंडिया वाज साइलेंस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज साइलेंस्ड नॉट बाय इट्स बिजनेस prowess but by its chokehold. The company choked India by partnering with bribing and threatening out more pliant Maharajas and Nawabs. It controlled our banking, bureaucratic, and information networks. We didn't lose our freedom to another nation. We lost it to a monopolistic corporation that ran अ कोअर्सिव apparatus। तो ये नवाब और महाराजाओं की जो बात लिखी इसमें राहुल गांधी ने, तो आज इससे बीजेपी तिलमिला उठी। और तिलमिलाने के बाद जो इनके रॉयल फैमिलीज के नेता हैं, जैसे दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिएक्ट किया और राहुल गांधी को खूब जमकर कोसा। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको काफी कोसा, राहुल गांधी को, कि उनको इतिहास की समझ नहीं है और दुनिया भर की बातें उनके बारे में लिखी। और कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया। और पवन खेड़ा ने तो ये कह दिया कि सिंधिया तो पिट्ठू हैं अंग्रेजों के, और उस तरह से रिएक्शंस हुए। तो आज समझ में ये नहीं आया कि एक लेख लिखने पर राहुल गांधी के बीजेपी इतना क्यों तिलमिला गई। क्या वो अडानी के बारे में लिख रहे थे इसलिए तिलमिलाई, या बीजेपी इसलिए तिलमिलाई कि खबरदार राहुल गांधी का लेख आपने कैसे छाप दिया? क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अखबारों में ये लेख उनका छपा, इस वजह से बीजेपी का गुस्सा था? क्योंकि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, ये पहली बार उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने मोनोपोली, छोटे बिजनेसेस की बात बहुत समय से वो करते चले आ रहे हैं। और जब से उन्होंने अदानी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, अपने हर भाषण में वो लगभग यही बात कहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि इस 1, 2 और 3 कॉलम वाले इस आर्टिकल ने बीजेपी को इतना परेशान कर दिया? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील, जो अब कांग्रेस का हिस्सा है, कमल कृष्ण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और दीपक कबीर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में कमल कृष्ण रॉय से शुरू करती हूँ कि रॉय साहब, बीजेपी इतनी तिलमिलाई है इस एक लेख से। ऐसी कोई नई बात नहीं है जो राहुल गांधी ने इसमें कही है, लेकिन इतना तिलमिला गई बीजेपी की इस तरीके की बातें दिया कुमारी ने कह डाली, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह डाला कि राहुल गांधी को समझ नहीं है इतिहास की। आखिर इतना कैसे तिलमिला गई बीजेपी? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिगेसी है और कांग्रेस पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल लिगेसी है। या कुमारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पे सवाल उठाकर सारे बहस को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया। लिगेसी भाजपा की ये थी कि ये देश जब आजाद हुआ और इसके विकास के लिए रूस को भी देख रहे थे, अमेरिका को भी देख रहे थे, तो उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की। आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा हो रहा है यहाँ आपकी तो सुन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो वेलफेयर स्टेट था जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिया और निर्माण कार्य और मैन्युफैक्चरिंग में इस देश के जो राष्ट्रीय पूंजीपति थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के भी हिस्सा थे, जैसे कि टाटा थे, बिरला थे,
जैसे डालमिया थे, जैसे और परिवार के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी इस देश के औद्योगिक विकास में मदद पहुंचाई। और भाजपा की और जनता की लीगेसी क्या थी? इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम इस देश में गरीबों को जमीन का अधिकार देने के लिए हुआ, जमींदारी अबोलिशन। ये एक ऐसा काम था जो रूस में भी उस समय तक नहीं हुआ था। उसका सबसे तगड़ा विरोध हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, और बाकायदे इन्होंने भागलपुर के जमींदार के नेतृत्व में जमींदारों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया इलाहाबाद में, और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसको संघ के उकसावे पर और जनसंघ की मदद से इस देश के जमींदारों ने, ये तो जमींदारों की पार्टी थी, ये जमींदारों की पार्टी ही अडानी और अंबानी की सेवा कर सकती है। दूसरे जब प्रीवी पर्स इन्होंने खत्म किया गया, जब राजा और रानियों से सरकार का पैसा वापस लिया गया, तब भी इन्होंने इसका विरोध किया। और तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ, जब शीतलवाड़ साहब इसके विरोध में बहस करने के लिए बॉम्बे से आए, तो भारतीय जनसंघ अपने वकील खड़ा कर रही थी। और ये इन लोगों को तो इस देश कभी माफ नहीं है, क्योंकि इस देश बड़ी क्षमाशील देश है। नहीं तो माधवराव सिंधिया ये देश के सबसे बड़े गद्दार का परिवार है। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की पढ़िए, ज्यादातर राजाओं ने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों की सेवा की है। और सबसे बड़ा बदनामी तो ये माधवराव सिंधिया के परिवार से। और ये सोच कर और इसकी चर्चा करके हम लोगों का खून खौल उठता, हम लोग यहीं के हैं, कि महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत न हुई होती अगर सिंधिया परिवार ने उनके साथ धोखा न किया होता। महारानी सिंधिया जब किले से ग्वालियर के निकली, इसके झांसी के तो ग्वालियर जा रही थी, इन लोगों से रिश्तेदारी थी, और उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया इसके परदादाओं ने, कि जो भी बागी सिपाही पकड़ा जाए ग्वालियर घराने, राजघराने के, उसमें उसको सबसे नजदीक के पेड़ पर फांसी दे दिया जाए। ये जनता के लिए शाही फरमान डुगडुगी बजाई गई थी। और फांसी देने के बाद वहां के तहसीलदार से इनाम ले ले इसका। लक्ष्मीबाई को पूरा ट्रैक चेंज करना पड़ा, लक्ष्मीबाई काल की काफी की तरफ उनको घूमना पड़ा, और उनकी सारी योजना रद्द हो गई, और उनको घेर के अंग्रेजों ने मार दिया। अगर सिंधिया ने साथ दिया होता तो हो सकता है इस देश की आजादी की लड़ाई कुछ दूसरी होती। आज भी जाइए वहां पर तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई जिन कमरे में मीटिंग करते थे गंगा जी के ऊपर, वो कमरा है वहां पर। तो ये तो गद्दार हैं। और रिया कुमारी क्या कहेंगी? इन लोगों ने तो सब कुछ अपना अंग्रेजों की सेवा में लगा दिया, और इतना कुछ लगा दिया कि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। इनके खून में इस देश के साथ गद्दारी है, इनके खून में इस देश के जनता को का लूटना, इनका खून पीने की पूरी जो इतिहास है। राहुल गांधी का इतिहास वो है जो दादा भाई नौरोजी का इतिहास था। 1901 में कैपिटलिज्म ऑफ इंडिया किताब लिख के एक रोशनी डाली थी दादा भाई नौरोजी ने, कि किस तरह से इस सोने की चिड़िया जैसे इस देश को अंग्रेजों ने लूट लिया, इसके सारे प्राकृतिक, सारे खनिज, सारे कृषि संपदा, सारे वन संपदा को लूट लिया है, और किस तरह से भुखमरी का देश बना दिया। एक एक आंकड़ा दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा एक प्रसिद्ध इतिहासकार के द्वारा। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखकर पूरे इस देश में कैसे इस संपन्न देश को दरिद्र बनाया विदेशी पूंजी ने। आप जरा देख लीजिए, मतलब हमें तो विश्वास नहीं हुआ जब वो तिरुअनंतपुरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
की बड़ी चर्चा होती है उनके स्मार्ट होने का, नाम मुझे भूल रहा है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है। रमेश जी क्या नाम उनका? आज का तिरुवनंतपुरम के जो एमपी हैं, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव रहे थे, उन्होंने आंकड़े देकर प्रस्तुत किया था। उनकी किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के आने के पहले जो मुगलों का पीरियड था, उसमें इंडिया की जीडीपी 24% थी, 24% जीडीपी थी, और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। नहीं, लेकिन रॉय साहब सवाल ये उठता इंडिया है, के बाजार, ये तो आपने बताया कि भाई देखिए जो ये चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सब गद्दारों की नस्ल से सब आए हैं, आपने उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन बीजेपी की तिलमिलाहट का कारण क्या है? राहुल गांधी एक लेख लिखते हैं और उस लेख से बीजेपी इतना तिलमिला जाती है। क्या राहुल गांधी को एक लेख लिखता हुआ या पब्लिश होता हुआ बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती? जी जी, बीजेपी की तिलमिलाहट का वजह यह है कि ये बीजेपी बार बार प्रचारित कर रही है कि राहुल गांधी भी उनके जेब में घुस गए हैं अडानी के। जब 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 अडानी ने गहलोत के साथ एक व्यापारिक समझौता, एक संधि पर दस्तखत किया था, जो 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का, तब उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी बताओ। अब राहुल गांधी तो पिछले दरवाजे से इनसे हाथ मिला रहे हैं। और अभी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, 100 करोड़ का चेक जो है कर्नाटका के साथ मुख्यमंत्री जी थे वो अडानी से प्राप्त करते। फिर ये लोग कह रहे, इनको अगर तक जो प्रिंसिपल उसने राहुल गांधी या उस पर हमको और आपको प्रिंसिपल उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है, चाहे अडानी करे चाहे अंबानी करे, हम मोनोपोली के खिलाफ हैं। मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि हमारा शहर है एक छोटा सा, वहां पे गंगा प्रदूषण को खत्म करने के लिए एसटीपी का भी काम अडानी जी कर रहे हैं। वहां पे जलकल योजना का काम अडानी जी कर रहे हैं। वहां 6 लेन सड़क है, उसका काम अडानी जी कर रहे हैं। वहां का हवाई अड्डा वो भी अडानी जी को बेचा गया है। वहां के सारे 2-2.5 लाख मल्लाहों की रोजी छीन कर आपने जो क्रूजर लगवा दिया है गंगा जी में, वो भी अडानी के लोग कर रहे हैं। ये मोनोपोली के खिलाफ है। अभी आपने ऑक्सफैम का आंकड़ा पढ़ा होगा, उसकी बड़ी चर्चा है कि इस देश में टॉप 10% जनता के पास इस देश की आर्थिक संपदा का 77% है, और टॉप 10% में 2% अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, और बाकी लोगों के पास कुल 1% संपदा है। वो उन्हीं को 5 किलो अनाज देकर ये वोट का सौदेबाजी कर रहे हैं। भाजपा को लग रहा है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी की वकालत राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे भारत के निर्माण का सपना देख रहा है। वो तो ये चाह रहे थे कि अडानी और अंबानी भी राहुल गांधी भी झट हुए, हम तो डोई है। ये आपकी आवाज पार्टी थी, हम लोग कट-कट के आ रही है। कहते थे हाँ, जी जनसंख्या के बारे में डॉक्टर ये कहते थे कि ये पार्टी जो वो पार्टी है कि बोलो बम तौलो कम, मतलब इसमें केवल ब्राह्मण बनिया लोग होते थे, तो हमेशा बोलो बम तौलो कम वाली पार्टी है। लोहिया जी उस समय कहते थे ये पूंजीपति सेवा करने वाली पार्टी है, और राहुल गांधी इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, प्रकृति, पर्यावरण। रॉय साहब आपकी ऑडियो बहुत कट के आ रही है। मैं जब तक दीपक के पास जाती हूँ, आप ऑडियो ठीक से रिकरेक्ट करने की कोशिश करिए। आप बोल रहे थे तो बीच बीच में आवाज आपकी कट रही थी। मैं जब तक दीपक के पास आती हूँ कि दीपक वापस आऊंगी इसी आर्टिकल के ऊपर जो राहुल गांधी ने लिखा है, और जो तिलमिलाई बीजेपी है, बीजेपी उनको ये बता रही है कि वो एंटी बिजनेस है। आज राहुल गांधी ने एक अपना वीडियो भी रिलीज किया ये कहते हुए कि भाई मैं लोगों से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बीजेपी मुझे एंटी बिजनेस बता रही है, लेकिन मैं एंटी बिजनेस नहीं हूं, एंटी मोनोपोली हूं। आज राहुल गांधी ने वीडियो एक जारी करके इस बात को क्लैरिफाई किया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या सोच नहीं पा रही थी कि अरे राहुल गांधी ने एक लेख कैसे लिख लिया और सारे अखबारों ने उसको छाप लिया। क्या ये तिलमिलाहट की वजह ये है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही। देखिए, बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मैं कंप्यूटर में बहुत पुरानी तस्वीरें, कुछ हार्ड डिस्क में ढूंढ रहा था। हमारी एक दोस्त थी, अभी गुजर गई, उसकी याद में मैं कुछ तस्वीर ढूंढ रहा था, और इस समय जब आपका फोन आया था तो वो मेरे सामने कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें
खुल गई। और वो तस्वीर इस डिबेट से मैं रिलेट कर सकता हूँ। अगर आप देख पाएँ, यहाँ 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं और हम लोग भी हैं उसमें, और एक बैनर है स्क्रीन पर जिसपे लिखा हुआ है, मनमोहन की मनमानी नहीं चलेगी। ये मनमोहन की ये 3 बच्चे हैं और ये विधानसभा पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है? ये ये कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। और वो तमाम लोग जो आज मतलब बोल रहे हैं, जिसको कांग्रेस समर्थक कहा जाता है, ये मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट था। ये सारे बच्चे अब डीयू में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इतनी पुरानी बात हो चुकी है ये, और हम सब लोग शामिल रहते थे उन प्रोटेस्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो राहुल गांधी ने लाइन ली है, ये ऐसा नहीं है कि एक तो हमेशा से ये कुछ, हाँ, हमेशा से ये कांग्रेस की बीच के दौर में, इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस लगातार सोशलिज्म के रास्ते से, या जो बराबरी के रास्ते हो सकते हैं, या जो समाजवाद के अंदर एक समता की जाती है जिसकी वजह से पूंजीवाद पे कंट्रोल रहता है, उस रास्ते से शिफ्ट होना शुरू हुई थी। और इस वजह से कांग्रेस ने अपना जनाधार बहुत ज्यादा खोया था, और उस जनाधार की को कैप्चर किया था सारे जितने बड़े पूंजीपति थे। जब उनको लगा कि कांग्रेस, हम मतलब कांग्रेस के समय में, इंदिरा गांधी के समय तक ये सब चल रहा था, उसके बाद जो शिफ्टिंग शुरू हुई तो उन्हें बीजेपी ने प्रेशर दिया। बीजेपी की आवाज उनकी आवाज से मिली, और उसके साथ साथ बीजेपी की सांप्रदायिक नीतियों का उभार था। तो बीजेपी की जो लाइन थी कि हम मुनाफे की, हमें समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, जबकि बीजेपी के संविधान में भी लिखा हुआ है, हमें व्यापारियों की पार्टी बीजेपी को कहा जाता था, मुनाफाखोरों की पार्टी कहा जाता था, और बेलगाम पूंजीवाद। वो कहते थे हमें कोई चिंता नहीं है, जितना करो। इस आधार पे वो पूरा सफल हुआ है भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर, जो हिस्ट्री है 90 के बाद का जो दौर था। भारतीय जनता पार्टी को उसके बावजूद बहुत सख्त जरूरत थी एक बड़े आधार की, जो कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से उसने हासिल करी, डिवाइड करके, और इसमें लोग लगातार गरीब होते गए। इसी की धज्जियां उड़ाई गई थी जब इंडिया शाइनिंग के दौर तक मध्य वर्ग को लगने लगा था कि हम धोखे में हैं। मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, डिवाइड हो चुका था पॉलिटिक्स में। इसके बावजूद मिडिल क्लास को रियलाइज हुआ कि इंडिया शाइनिंग धोखा है, और ये पूरा ये जो बढ़ता हुआ पूंजीवाद है, ये हमारी कमर तोड़ रहा है। तब जाके जो है दोबारा यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, जनता ने दोबारा भरोसा दिया था। वहां से उस समय तक तो यूपीए 1 में कंट्रोल रहा था, लेकिन यूपीए 2 में कांग्रेस को फिर लगा था कि नहीं, हम फ्री इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं, लिबरल इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं। और पहले चरण में यूपीए 1 ने जितना फायदा उठाया था, दूसरे चरण में फिर उसी रास्ते पे बढ़े मनमोहन सिंह के उसमें, और जिसकी वजह से उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोबारा चीजें आई हैं। एक तरफ सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ पूंजीवाद। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर आजादी के आंदोलन के समय से लेकर यूपीए 2 के समय तक एक विरोध की आवाज रहती थी कि पूंजीवाद या पूंजीपतियों को प्रेशर, हम फ्री इकोनॉमी के पक्षधर हैं। नेहरू भी थे, नेहरू ने भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी करी थी, जबकि उस समय दुनिया के अंदर 2 पोल थे। एक रशियन लीड कर रहा था, रशिया लीड कर रहा था यूएसएसआर, जिसके अंदर सब कुछ सोशलिज्म के तहत होता था। दूसरा अमेरिका। आपको याद होगा कि नेहरू ने कोई रास्ता नहीं अपनाया था, दोनों से एक समान दूरी बनाते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था, और हमारे देश की मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया था। लेफ्ट उसे क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में जब पूंजीपतियों पर नियंत्रण भी था और जनता के, आम जनता के भले की बात थी। ये थोड़ी टेक्निकल हिस्ट्री है, लंबे समय की बात है। फिलहाल मोदी के दौर में इस बेलगाम पूंजी में अटल के समय में जो विरोध बहुत जल्दी दिखने लगा था, क्योंकि उनके अंदर फासिज्म बहुत दबा हुआ था, लोकतांत्रिक चेतना थी, इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। यहां पर खुलेआम लूट हुई है, जनता के बैंकों की लूट हो गई। मतलब ये लूट कभी नहीं हुई थी। बैंक लूट लिए गए, रेल लूट लिए गए, मालगाड़ियां लूट गई हैं, बीमा लूट लिया गया, एलआईसी खत्म हो रहा है, सब कुछ बेचे दे रहे हैं, स्कूल बेचे दे रहे हैं, कॉलेज बेचे दे रहे हैं, बसें बेचे दे रहे हैं। ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जिसकी वजह से इतना तेजी से विरोध हो सकता था, उस विरोध को डाइवर्ट करने के लिए इस समय सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक नफरत बहुत तेज नरेंद्र मोदी के समय में चली गई है। क्योंकि जैसे ही अगर ये डिवाइड रुकेगा, वैसे ही जनता फट पड़ेगी तुरंत।
क्योंकि जनता के पास कुछ नहीं बचा। सुसाइडल अटेम्प्ट इतने बढ़ चुके हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, मिडिल क्लास मर रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, ये उसको डाइवर्ट करने के लिए है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी तक ये सॉरी राहुल गांधी तक ये बात बहुत साफ पहुंच गई है कि ये जो बेलगाम पूंजी है, और ये बिल्कुल नई चीज नहीं है। अभी हमारे राय साहब कह रहे थे, आप आप इसे कोई आप राजे रजवाड़ों को जहां तक जोड़ रहे हैं, और राजे रजवाड़े पूंजी आती कहां से है? जिनके पास पहले से पैसा है, जिनके पास कोई खेत में मजदूरी नहीं करनी है, उन्होंने ही फैक्ट्रियां लगाई, उन्होंने ही कॉर्पोरेट को पैदा किया। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आजादी के पहले पाकिस्तान किसने बनवाया? राजे महाराजे, जो नवाब थे, जो बड़े पैसे वाले थे। आम मुसलमान ने नहीं मांग की थी। मुस्लिम लीग जो है जमींदारों की पार्टी थी, सर है ना। और मुस्लिम लीग का गठबंधन हिंदू महासभा के साथ था, और हिंदू महासभा के अंदर सारे रजवाड़े थे। जो रजवाड़े या जो लोग केवल समाजवादी या लोकतांत्रिक चेतना के साथ थे, वो कांग्रेस के साथ आए, बाकी सब तो उनके साथ थे। तो रजवाड़ों के मेलजोल ने पाकिस्तान बनवाया। रजवाड़ों के मेलजोल, वो कभी नहीं चाहता है कि एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट देश बन पाए। वो इतिहास है, और वो इतिहास कैरी किया। कांग्रेस से उससे मुक्त हमेशा से रही। कांग्रेस बीच में थोड़ा बहुत फिसली, फिर उसने राहुल गांधी ने महसूस कर लिया कि देश की जनता आर्थिक मोर्चे पे तबाह हो रही है। और ऐसे में आप याद करिए कि इस फांसीवादी आतंक के दौर में भी मिस्टर बजाज ने सवाल उठा दिया था, या दूसरे पूंजीपति भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के समय में ये नारा लगता था, सोशलिस्ट लोग लगाते थे कि धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की, धन और धरती बट के रहेगी। और 16 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये सरकार, वो सरकार, टाटा बिरला की सरकार। तब टाटा बिरला को भी, आज टाटा और बिरला भी परेशान हो गए, जो देश के नेशनलिस्ट पूंजीपति कहे जाते थे। क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारी ये 100 फैक्ट्री लगी है, ये प्रोडक्शन होता है, इतने मजदूर हैं। अब अंबानी के पास, अडानी के पास कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, कौन सा प्रोडक्शन होने लगा उनके यहाँ, कितने लोगों को रोजगार दे रखे हैं वो लोग तो इंडस्ट्री लगाते हैं। ये क्या करते हैं? ये जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को सरकार के पीछे हाथ मिला के, घूस दे के या दोस्ती यारी बना के हड़प लेते हैं। इसे अगर हम सड़क की जबान में कहें कि ये लूट की कमाई है, ये हराम की कमाई है। और जब उस समय लोग इंडस्ट्रियलिस्ट से तब भी नाराज रहते थे, तो इस समय क्या नहीं होंगे? इस समय तो लूट है। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, इस तरीके से पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो उन्होंने भी, रशिया ने भी अडॉप्ट करी थी। लेकिन अगर मान लीजिए 10 जगह काम होना है और सब अडानी के पास चला जाएगा, सब अंबानी के पास कल से सौदेबाजी कर लेंगे। आज आप ये जिस चैनल पे दिखा रहे हो, अभी वो कहते कि ये चैनल तो हमारा है, हम इंटरनेट काटे दे रहे हैं, तब क्या होगा? इंटरनेट भी हमारा होगा, हमारा पेट्रोल भी होगा, हमारी बिजली भी होगी, हम काट देंगे, हमारा ये भी होगा, हमारा सेना में हथियार भी होगा, हम सप्लाई देना बंद कर देंगे। तो एक ही आदमी, मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है देश में किसी आर्थिक एक आदमी का कब्जा हो गया है, और उस आर्थिक आदमी के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है उसका कब्जा हो गया है। तो डेमोक्रेसी कहां बची? कैसे डेमोक्रेसी बचेगी भाई? तो इसका मतलब ये है कि केवल एक और एक, भाई हम एकाधिकारवाद, एकाधिकारवाद को ही पॉलिटिकल जबान में तानाशाही कहा जाता है। उसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं, जब एक आदमी के हाथ में कंट्रोल होता है। तो राजतंत्र क्या बुरा था? तो हम राजतंत्र को क्यों खराब कहते हैं? क्योंकि उसमें एक आदमी की तानाशाही होती है। अडानी के बाद अडानी के लड़के की तानाशाही हो जाएगी, क्योंकि पैसा उसके नाम आएगा। अंबानी के नाम बाद उनके लड़के की हो जाएगी। तो ये दूसरों को अवसर कैसे मिलेंगे? तो मोनोपोली का मतलब सिंपल सा होता है, एक आदमी के हाथ में चीजें पहुंच जाना। राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अगर शेयरिंग बेसिस पे होगा, दूसरे पूंजीपतियों को भी मौका मिलेगा, अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे, तो देश के विकास की ज्यादा संभावनाएं होंगी। और जनता के पास ये रहेगा, जिस तरीके से सरकारें बदल सकते हैं, एक पार्टी की सरकार है तो मजबूर हो जाएगा। अभी जनता के पास है कि भारतीय जनता पार्टी खराब काम कर रही है तो उसे हरा के कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस खराब काम कर रही है तो कम्युनिस्ट पार्टी को ले आओ, कम्युनिस्ट पार्टी खराब कर रही है तो समाजवादी पार्टी को ले आओ, किसी भी पार्टी को लाओ। मतलब ये जो चॉइस होती है जनता के पास सबक सिखाने की, तो उसी तरीके से देश की इकोनॉमी में जो पूंजीपतियों का दखल होता है, उसमें भी ये चॉइस होनी चाहिए, उसमें भी लोगों के पास अवसर होने चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरनेट प्रोवाइडर हैं या टेलीफोन वाले हैं,
अगर हमारे पास एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, अंबानी भी है, ये भी है, तो हम एक कंपटीशन होगा ना उनमें। अच्छा, सब कुछ एक आदमी का हो जाएगा तो जो चाहे करेगा। तो अभी का जो हालात है, एक तो वो पूरे तरीके से निर्मम क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जबान में, आवारा पूंजी जो कुछ भी कर सकती है, जिसके पास कोई नैतिकता नहीं होती है, इस पूंजीवाद के खिलाफ हो चुके हैं राहुल गांधी। दूसरी बात, वो पूंजी के कंट्रोल में वो समाजवाद की तरफ झुक रहे हैं लगातार। ये कांग्रेस के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है। इसलिए कांग्रेस में जो पूंजीपति समर्थक नेता है वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब संविधान सम्मेलन में लखनऊ में बोल रहे थे, और नीलू आप भी वहां मौजूद थी और मैं भी था, उनसे अडानी अंबानी अडानी को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल जेल भेज देंगे, बर्खास्त कर देंगे, ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा एक बैलेंस होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, हम मनमानी नहीं करने देंगे। और दुनिया का हर देश ये कहता है कि हमारे देश में अब ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन हम अपने देश के फायदे को देख के करेंगे, हम तुम्हारे फायदे को देखकर नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये गड़बड़ करी है कि अपने फायदे के लिए देश का फायदा पीछे छोड़ दिया, अपने कमीशन के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस बुरी तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, इस बुरी तरीके से लोग डिप्रेशन में हैं, इस बुरी तरीके से मंदी आई है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इसे पकड़ लिया है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि हम इसे बैलेंस करेंगे। वो अडानी को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी पूंजी को, वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। और ये बैलेंस गोदरेज को भी अच्छा लगेगा, बिरला को भी अच्छा लगेगा, बजाज को भी अच्छा लगेगा, और उनको भी अच्छा लगेगा। और ये बैलेंस देश के जो आम आदमी है, मजदूर, किसान, टीचर, उन सबके भी फायदे में होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तिलमिलाए कौन है? तिलमिलाए वो हैं जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है, रजवाड़ों का रहा है, जिन्होंने सिर्फ क्या किया है राजाओं ने। राजा, अच्छा राजा कैसे बनते थे? राजाओं ने कौन सी मेहनत करी भाई? कौन सी जंग लड़ते थे राजा? राजा थे क्या? मतलब राजाओं का हम पूछना चाहते हैं कि वो राजा कैसे होते? उनके बाप राजा थे, उनके बाप राजा थे इसलिए राजा बनते थे ना, और क्या कर लेते थे भाई? आप दोनों ने इस लड़ते चीज सैनिक थे। समझाया। तो ये हम राजतंत्र के खिलाफ है, और जो राजतंत्र की मानसिकता के लोग लोकतंत्र के चोरी के रास्ते से अंदर घुसे हैं, उनको तो बाहर होना ही चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों। वो अभी भी अपने गुरूर में है अगर रजवाड़े के, तो उनको तो जनता को सबक सिखाना ही होगा। ये लोकतंत्र है, राजाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल, आप दोनों ने इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो राजाओं वाली मानसिकता है और राजतंत्र की जो मानसिकता है, आज की सरकार की मानसिकता भी वही है और एकाधिकार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और राहुल गांधी उसी एकाधिकार और मोनोपोली के लिए लड़ रहे हैं। अंत में के रॉय साहब, आपके पास और दीपक के बहुत छोटी टिप्पणी, समय कम है, संक्षेप में एक अंतिम कमेंट लूंगी कि ये जो मोनोपोली की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसमें कितना सफल हो पाएंगे? क्या इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा? कैसे होगा? क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर भी लोग उनको अपोज करेंगे, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर जो कॉर्पोरेट समर्थक ग्रुप है उसके प्रेशर में आके हो सकता है राहुल गांधी ने स्ट्रैटेजी को चेंज किया हो, लेकिन ये अकेले लड़ाई, ये कहां तक आगे लड़ पाएंगे? बहुत संक्षेप में जवाब, बहुत संक्षेप। जी। राहुल गांधी ने कभी ये दावा नहीं किया हम से तुम का रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं और पूंजीपतियों पूजा करेंगे और खेतों किसानों में बांट देंगे जमीनों। राहुल गांधी ने जो सिस्टम चला रहा था कांग्रेस का, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, उसके आधार पर इस देश के राजनीति और अर्थनीति का पुनर् हाँ, बहुत आवाज बहुत कट रही है सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपकी आवाज, ऑडियो बहुत कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम खत्म करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली सारी बातें कर ली है। दीपक कुछ 40 सेकंड में कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैं अंत करती हूँ प्रोग्राम का। हाँ बोलिए। रॉय साहब का ऑडियो 40 सेकंड में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये है कि
ये आपके इस चैनल के मार्फत सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो राजाओं का कनेक्शन है, जो सामंतवाद है पॉलिटिकल शब्दावली में, इसका कनेक्शन और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है आज की दुनिया का, इसके ब्रिज को समझना पड़ेगा और इस ब्रिज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने बहुत खूबी से किया है और ये ही इस देश की संपन्नता को अमीरों के महलों तक पहुंचा रहा है। राहुल गांधी ने समझ लिया है ये ब्रिज बहुत खतरनाक है और वो इसे तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि इस ब्रिज पे चलने का अधिकार केवल 1 या 2 आदमी को मिला हुआ है, इसे वो तोड़ के जनता के लिए एक नया ब्रिज बनाना चाहते हैं। उस जनता में इस देश के दूसरे पूंजीपति भी शामिल हैं। बस इतना सी है और ये तस्वीर जैसे ही लोगों के सामने आएगी वैसे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए राहुल गांधी के इस आर्टिकल की वजह से लोगों को दिक्कत हुई और वो उस मोनोपोली को जो है पूरे कैपिटलिज्म के खिलाफ या इकोनॉमी के खिलाफ ले जाना चाहते हैं, पर दरअसल ये कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। हम पर्सनली हो सकते हैं कैपिटलिज्म के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य कैपिटलिज्म के लिए नहीं, उसके क्रोनी कैपिटलिज्म और मोनोपोली के खिलाफ है। जी चलिए, शुक्रिया। तो आपने दोनों रॉय साहब और दीपक कबीर की दोनों की बात आपने सुनी और आपको समझ में आया होगा कि आज बीजेपी क्यों इतना तिलमिलाई है। और अगर आपने इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है तो जरूर सारे मेजर अखबारों में ये आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस की ये कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ और 3 कॉलम की 1, 2, 3 कॉलम की लिखी हुई ये रिपोर्ट है, उसको जरूर पढ़ें। राहुल गांधी का लिखा हुआ जो लेख है और इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता है प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने कहा है कि यह भी पहला लेख आया है। इस तरीके के कई लेख अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी लिखेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी की जो तिलमिलाहट है वो और ज्यादा बढ़ जाए। पता नहीं क्या क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ कर ले, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक चेंज है जो पहली बार राहुल गांधी ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने एक लेख छपा है उनका अखबार में और अगर इस तरीके के लेख वो लिखते रहेंगे तो फिर वो अपने जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलरेडी वो रीच कर चुके थे उसको और वो सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको और कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी का क्या कुछ होगा ये बहुत रोचक होगा देखने के लिए। इन आपका बहुत अखबारों का क्या होगा, लेकिन इन अखबारों के अखबारों का क्या विज्ञापन रुक होगा वो जाएंगे। भी एक सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा रॉय साहब का ऑडियो बहुत गड़बड़ है, मैं एक कमेंट उनसे भी लेती। रॉय साहब, हो सकता है आपका ऑडियो वापस आ गया हो, इन अखबारों का क्या होगा? देखती हूँ आपका, नहीं तो फिर दीपक से ही पूछूंगी, बोलिए। ये जो है अखबार है, ये गोयनका समूह का मेरे ख्याल से अखबार है। हाँ, आरती जी। रामनाथ गोयनका, प्रभात जोशी और अरुण शौरी और बाकी कौन लोग थे, बाहर से उन्होंने इमरजेंसी में अपनी आवाज को बचा के रखी। आपकी आवाज लेकिन साफ नहीं आ रही है, मैं आपको सुनना चाह रही थी वाकई में इस इशू पर। लेकिन बहुत अच्छा सवाल दीपक ने उठाया है कि इन अखबारों का क्या होगा। हो सकता है इन अखबारों के संपादकों को निकाल के बाहर कर दिया जाए कि अरे भाई, आपने कैसे ये जुर्रत कर दी कि राहुल गांधी का लेख आपने छापा। दीपक, आप मुस्कुरा रहे हैं, 40 सेकंड में कुछ कहिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। बोलिए बोलिए। नहीं, इस बार तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मैं रॉय साहब से कहना चाहता था कि कांग्रेस में जाने के बाद आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, उसे तेज करिए तुरंत। कांग्रेस को जरूरत है, राहुल गांधी को भी जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे के अंदर भी राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसको भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जो है मतलब ये देश इकोनॉमिकल आधार पे, इकोनॉमी के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है वो जिस दिशा में जा रही है उसमें, अब देखिए एक छोटा, अभी डिबेट का टाइम बहुत कम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मंच हुआ था आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच, उसका क्या हुआ 10 साल के अंदर, आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता था स्वदेशी जागरण मंच कांग्रेस के समय में, क्योंकि तब मनमोहन थे। आज वो स्वदेशी जागरण मंच कहां से हो गया? 12 साल से आपने उसकी होर्डिंग बैनर नहीं देखी होगी, उसके लोग कहां गए पूरे? वो चला गया ना। तो ये जनता को धोखा देने, गुमराह करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नब्ज पकड़ ली है और जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है, जिस किसान के खेत सूख रहे हैं, वो उस तक ये बात अंग्रेजी में लिखी हुई बात भी अगर रॉय साहब जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचा पाए तो निश्चित रूप से इनकी पार्टी का बहुत फायदा होगा। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रॉय साहब, दीपक कबीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।